हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का क्लास में हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 4 वायु को डिस्कस करेंगे और ये इसका थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट अगर आप चाहें तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है सोशल साइंस फॉर सीटेड। स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास हम लोग। तो इससे पहले वाला जो है एक बार आप देख लीजिएगा तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ऐसे हम लोग आज करने वाले हैं आपका पवन। ठीक है, तो देखिए हम लोग इससे पहले आपको डिस्कस किए थे कि वायु जो रहता है यानी हवा, वो हमेशा ना उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर जो रहता बहता है। इसका मतलब क्या हुआ, इंग्लिश में बोले तो हम लोग हाई टेम्परेचर से लेके लो टेम्परेचर की ओर जो है हवा जो रहता बहता है। ठीक है ना, क्यों हाई टेम्परेचर में हवा जो रहता है ना गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। हल्का हो जाता है तो वो ईजिली जो रहता है आपका हाई टेम्परेचर से किधर बहेगा, तो लो टेम्परेचर की ओर। मतलब जिधर जो रहता है हवा गर्म नहीं होता है तो नीम दाब क्षेत्र हम लोग उसको बोलते हैं, उस ओर बहता है। ठीक है, तो जब भी ये हवा बहता है तो इसमें देखते हैं हम लोग कि कभी आपका तूफान आता है, कभी ये सड़क में से पत्ता उड़ा के लेके जाता है, तो कभी जो रहता है अपने साथ मिट्टी या बालू उड़ाते हैं। ठीक है, तो कभी कभी हवा जो रहता है इतना तेज बहता है ना कि अगर इधर से वो बह रहा है और हम लोग चल रहे हैं तो उसके विपरीत दिशा में, तो हम लोग को चलना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आप ये भी कभी कभी महसूस किए होंगे। तो कि तेज पवन में क्या होता है, छाता लेकर अगर हम निकल रहे हैं तो उसको संभालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं ये कि तरीके से जो रहता है हवा जो रहता बहता है। तो इसी के आधार पर जो है हम हवा को 3 प्रकार पे में विभाजित किए हुए हैं, मतलब इसको डिवाइड किए हैं। जैसे उसका स्पीड है ना उसी के अकॉर्डिंग जो है हम इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप जानते हैं आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है पवन का नाम। मतलब हवा जो आ रहा है ना वो कैसा हवा है उसका नाम हम लोग रखा गया है। किस किस पे डिपेंड करता है कि वो किस दिशा पे आ रहा है। ठीक है, अगर पश्चिम से आने वाली पवन को हम लोग पश्चिमी यानी पछुआ पवन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए 3 प्रकार का कौन कौन सा है। एक होता है अस्थाई पवनी। ठीक है, व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनी अस्थाई पवनी है। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलते रहती है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि अस्थाई पवनी किसको कहते हैं, और ये जो है मतलब निश्चित दिशा में चलती रहती है। मतलब पूरे साल जो रहता है लगातार एक ही दिशा पे चलता है। ठीक है, ये नहीं कि वो दिशा चेंज करेगा, एक ही दिशा पे वो चलता है। उसका नाम क्या है डियर, तो उसका नाम है आपका व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो व्यापारिक पश्चिमी, इसी को हम लोग पूर्वी पवनी भी कहते हैं। ये अस्थाई पवनी है और ये हमेशा सालों भर जो रहता है एक ही दिशा में आपका चलते रहता है। नेक्स्ट है आपका मौसमी पवनी। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलते रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। अब देखिए मौसमी पवनें जो रहता है ना ये ऋतु के साथ जो रहता है अपना दिशा बदलता है। क्लियर है ना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो भारत में जो मानसूनी पवनें होती है ना ये आपका मौसमी पवनें में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका अस्थाई पवनें। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन की किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल या समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है, इसे लू कहते हैं। तो स्थानीय पवन में होता है जो कि किसी एक क्षेत्र पर पर्टिकुलर जगह पे बह रहा है उसको हम लोग कहते हैं। अगर हम लोग समुद्री इलाके में जाते हैं, ठीक है, तो उसमें आपका पवन चलता है ना उसको कहते हैं। और अगर हम लोग किसी डेजर्ट एरिया में ऐसे जगह पे चले जाते हैं, तो अगर हम लोग बोले भारत के उत्तरी क्षेत्र में, तो यहाँ पे गर्म और शुष्क स्थानीय पवन होती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लू कहते हैं। गर्म के समय पे हम लोग निकलेंगे ना तो जो हवा चलता है ना देखिएगा काफ़ी गर्म होता है और उसको हम लोग क्या कहते हैं, लू कहते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया ना कि कितने प्रकार के पवन होते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए प्रमुख वायुद्वीप पेटियाँ ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है कि उच्च दाब देखिए 90 डिग्री दक्षिणी और 90 डिग्री उत्तरी पर आपका उच्च दाब है। फिर ध्रुवीय पूर्वी पवन है, फिर अध्रुवीय निम्न दाब है, फिर सनातन पछुआ पवन है, फिर उपोषण उच्च दाब हॉर्स आशांश उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन है। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट है, बस यहाँ पे दक्षिणी व्यापारिक पवन हो जाएगा। और ये आपका भूमध्यरेखीय निम्न दाब डोलड्रम। ठीक है, सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन में यहाँ पे मिस्टेक हुआ होगा तो आप देख लीजिएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है इस ये यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं प्राकृतिक आवेश। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाली चक्रवातों का खतरा बना रहता है। तो ये तो आपको पता होगा कि बंगाल की खाड़ी कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है, बंगाल की खाड़ी उड़ीसा में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा चक्रवात उठता है और उससे काफ़ी नुकसान होता है। अगर 17-18 अक्टूबर 1999 को इसमें क्या हुआ था, राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया था। और 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया था, जिससे क्या बहुत ही तबाही मचा था। कहाँ पे, तो आपका उड़ीसा में। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारीय उत्कर्ष से हानियाँ हुई। तो बहुत सारे यहाँ पे जो है इसका हानि भी, मतलब कि लॉस भी हुआ था। 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक की वेग वाली पवन 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही। देख लीजिए, 260 किलोमीटर प्रति घंटा, 200। तो यहाँ पे देखिए डियर कि 260 किलोमीटर प्रति घंटा जो हवा चल रहा था, ठीक है, ये 36 घंटा तक चला था। और इससे जो है काफ़ी जो है नष्ट भी हुआ था। यहाँ पे जैसे कि विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से कट चुकी थी। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक बहुत ही वर्षा हुआ था और उड़ीसा में जो है बाढ़ भी आ गया था। चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगें स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक आपका तबाही हुआ था। 7 से लेकर 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगें आ गई और जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसलें जो है पूरी तरह से नष्ट हो गई। मतलब जो धान रहता है ना, पूरी तरह से अब काटने लायक हो जाता है, वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। फिर 25 अक्टूबर 1999 को 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड के खाड़ी में अवदाब के कारण ये चक्रवात उत्पन्न हुआ और ये धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ने लगा। गहन होकर इसने महाचक्रवात का रूप ले लिया था और 29 अक्टूबर को 10:30 बजे उड़ीसा की इरे शामा एवं बालीकुंडा के बीच जो है ये काफ़ी इस जगह को काफ़ी प्रभावित किया था। और इस चक्रवात ने भुवनेश्वर कटक को 28 तट नगरीय सहित उड़ीसा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। इससे लगभग 130 लाख प्रभावित हुए थे। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं का मौत हुआ था। काफ़ी फल और सब्जी और का नुकसान हुआ था। ठीक है, तो बस एक बार आप देख लीजिएगा इसमें, बस आपका मतलब कि नॉलेज के लिए है, ऐसे इसमें कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पारादीप एवं कोरनार के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल जो है ना लुप्त हो गई थी। इससे क्या हुआ था कि पारादीप और कोरनार के बीच पे मैंग्रोव का जो जंगल है वो लुप्त हो गया था, मतलब खत्म हो गया था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हम लोग का टॉपिक आर्द्रता। तो डियर, ये आर्द्रता क्या होता है? देखिए, पृथ्वी पे जितने भी जलाशय हैं, अगर हम लोग नदी, तालाब या समुद्र की बात करते हैं, तो ये जब गर्म हो जाता है तो ये आपका क्या जल वाष्प बन जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भाप कहते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या होता है ना, जल वाष्प की मात्रा को ही हम लोग क्या कहते हैं, आपका आर्द्रता कहते हैं। मतलब वायु में जो जल वाष्प होता है, क्योंकि ये हवा बन जाता है, मतलब भेपर बन जाता है। जब भेपर इसको हम लोग भेपर हिंदी में भाप कहेंगे, है ना। तो जिस तरीके से ये वायु में चला जाता है तो इसको हम लोग आर्द्रता कहते हैं। तो जब वायु में जल वाष्प की मात्रा जो रहता है बहुत ही अधिक हो जाता है तो हम आर्द्र दिन कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है ना, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता, मतलब जैसे जैसे जो है रहता है वो, मतलब कि वायु में अगर आपका वेपर चला जाता है तो वो भी गर्म हो जाता है, हवा भी गर्म हो जाता है। तो वैसे वैसे जो रहता है एवापोरेशन यानी जल वाष्प जो रहता है बढ़ते जाता है, यानी और भी पानी गर्म हो के जो रहता है वेपर बनने लगता है, भाप बनने लगता है। और इस प्रकार ये और भी अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है और एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। ठीक है, तो जब जल वाष्प ऊपर उठता है तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है और जल वाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की, अब ये हम लोगों को पता है ना कि जब पानी जो रहता है वो जब भाप उड़ता है और बनता है और जब वो ठंडा होता है तो वो वापस जो है पानी बन जाता है। ठीक है, तो जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर ना सके तब, तो ये डियर क्या होता है ना कि ये जो जब ये पानी बन जाता है ना, तो ये
भारी हो जाता है, जब ये भारी हो जाता है तो ये तो हवा में रह नहीं पाएगा ना, तब ये क्या होता है नीचे पानी के रूप में ये जो रहता है गिरने लगता है, ठीक है। तो आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु की गतिमान न रहने की स्थिति में ये संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है, ठीक है। बस ये आप एक बार पढ़ लीजिए। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाले वर्षण वर्षा कहलाता है। अब देखिए पृथ्वी पे जो वर्षण मतलब जो वर्षा हो रही है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। और ज़्यादातर भूम जल वर्षा जल से ही आपका प्राप्त होता है। पौधे जो रहता है जल हम लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पेड़ पौधे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब पहाड़ी पार्श्व से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावित पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रिया विधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। तो इस तरीके से जो रहता है वर्षा के 3 प्रकार होता है। एक होता है श्रवणीय वर्षा, एक होता है परिवर्तीय वर्षा, एक होता है चक्रवाती वर्षा। ये तीनों वर्षा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जैसा है वैसे ही एज इट इज़ जो है एग्जाम में आता है, वो भी फिगर के साथ। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं चक्रवाती वर्षा क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे ये जो गर्म वायु जो रहता है ना, गर्म हवा जो रहता है ये ऊपर की ओर चल जाता है और ऊपर से जो रहता है ठंडी हवा आता है, ठीक है। तब इस समय जो वर्षा होती है ना, इसको हम लोग चक्रवाती वर्षा कहते हैं। अब ठीक है, ऐसे ही आपको एग्जाम मतलब फिगर दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि ये कौन सी वर्षा का नाम है। तो देख लीजिए जब ये गर्म हवा एग्जाम जस्ट ऐसे ही जो है आपका सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका। ये एग्जाम्पल इस तरीके से ड्राइंग दिया गया है, पूछा गया ये कौन सा वर्षा है। तो देख लीजिए चक्रवाती वर्षा में क्या होता है, गर्म वायु जो रहती है, हवा जो रहता है ऊपर की ओर जाता है और ठंडी वायु नीचे की ओर आता है और उस समय वर्षा होती है, उसको हम लोग चक्रवाती वर्षा कहते हैं। आर्द्र वायु किसको कहते हैं, सॉरी ये पर्वत वायु किसको कहते, पर्वतीय वर्षा किसको कहते हैं। तो जो आर्द्र वायु है, आर्द्र वायु क्या हुआ, ऐसी हवा जिसमें कि आपका वेपर प्रेजेंट है, भाप प्रेजेंट है, ठीक है, भाप इसमें है इस हवा में। तो वो ऊपर की ओर जाता है और उसके बाद जो वर्षा होती है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्वतीय वर्षा कहते हैं। अब ये देखिए श्रवणीय वर्षा, श्रवणीय वर्षा जब गर्म हवा जो है ऊपर की ओर जाता है, भाप बनता है, फिर वो नीचे की ओर वर्षा बन के गिरता है, तो उसको हम लोग श्रवणीय वर्षा कहते हैं। अब देख लीजिए आपको सेम इट इज़ जो है इस तरीके से एग्जाम्पल दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये किस चीज़ का कौन सी वर्षा है। तो ये फिगर बस याद रखिएगा कि ये श्रवणीय वर्षा है, ये चक्रवर्ती है, या ये आपका पर्वतीय वर्षा है, ठीक है। आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पर्वतीय को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया डियर, ये तीनों इंपॉर्टेंट है और ये आपके सीटेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब पूछा गया है ये क्वेश्चन, इसलिए हम आपको बता दिए, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। पौधे तथा जीव जंतु को जीवित रहने के लिए वर्षा तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर क्या होता है ये ज़्यादा मात्रा में आता है तो क्या हो जाता है, बाढ़ का रूप ले लेता है, और जब कम होता है तो सूखा हो जाता है, यानी दोनों तरफ से जो है यहाँ पे प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिलता है वर्षा के कारण। तो यहाँ पे देखिए क्या आप जानते हैं वर्षण के दूसरे रूप जो है हिम शहीम वृष्टि तथा ओला है, ठीक है। दूसरा रूप देख लीजिए हिम शहीम दृष्टि एवं ओला, ठीक है, याद रखिए, तथा ओला याद रखिएगा। तो डियर आज की क्लास में इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट चैप्टर जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको एमसीक्यू चाहिए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम जो है क्लास के एंड में जो है एमसीक्यू को भी डिस्कस ज़रूर करेंगे। और प्लीज़ आप अपना फीडबैक दीजिए, और अगर एमसीक्यू नीड हमें कराना चाहिए तो आप हमें जो है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।